सर लाइव है हम लोग। हाँ नहीं अमित जी, मेरा जो है ये जो वीडियो वाला वो है वो नहीं ओपन हो रहा, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लाइव हैं सर। अब अगर वीडियो नहीं आता है तो कोई मनोज जी। हाँ सर, हेलो, लाइव है सर हम लोग। शुरू करें? लाइव है सर हम लोग, ऑलरेडी हैं लाइव। शुरू कीजिए ना। नमस्कार, मैं मनोज मोल्दियार, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक लाइव पेज पर आज चर्चा करूंगा कि आखिर किसान बिल पर भारत के किसान, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान जो आंदोलित हैं, उनके पीछे का असली मकसद क्या है। भारत सरकार ने जो ये 3 कृषि बिल लाए हैं, आखिर वो कृषि बिल जैसा कि सरकार दावा करती है किसानों के हित में है, तो अगर यह बिल किसानों के हित में है तो किस तरह से, और इनका जो विरोध है, किसानों का जो विरोध है, क्या उसके पीछे कोई वाजिब मंशा है, वाजिब वजह है, या इसके पीछे क्या कारण है। ताल हम करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नरेश जी सिरोही, जो देश के प्रख्यात किसान नेता हैं और देश के कई किसान संगठनों के साथ जुड़कर काम करने का इनका लंबा अनुभव है। ये भारत सरकार के दूरदर्शन का किसान चैनल है, उसके संस्थापक कलाकार सदस्य भी रह चुके हैं और कई मामलों में, कई अवसरों पर जब किसानों की बात हुई है तो उस बात को लेकर ये सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता का भी काम किए हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले एनडीए सरकार में ही एक भूमि अधिग्रहण बिल आया था, मनोज जी, उसमें भी किसानों का विरोध हुआ था, उसमें भी उन्होंने मध्यस्थता की थी और किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाया था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दूसरे आज के मेहमान श्री मोहन सिंह जी। ये जाने माने पत्रकार हैं, किसानों के बीच काम करते हैं, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और किसानों के लिए, किसानों की बात को ये लगातार मीडिया में और अपने आलेख में उल्लेखित करते रहे हैं। तो मैं आज की चर्चा को शुरू करने में सबसे पहले आमंत्रित करूंगा श्री नरेश जी सिरोही को और उनसे एक लाइन में यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बिल, भारत सरकार ने जो यह बिल लाया है, यह बिल है क्या यह किसानों के हित में है या इसमें कुछ कमियां हैं, सरकार किसान को इसके फायदे समझा नहीं पा रही है, या किसान को कोई और ताकत है जिनको कि इस बिल से नुकसान है, उनके बहकावे में ये आंदोलन हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बिल के बारे में, आखिर ये बिल है क्या, नरेश जी सिरोही से जानना चाहूंगा। सर। नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप के सभी कार्यकर्ताओं का, अमित जी का, सब जो है मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बात कहने का अवसर दिया। कुछ मेरे से टेक्निकल और मेरे यहाँ मुझे मालूम हो रहा है आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज भी साफ नहीं आ रही, इसमें काफी डिस्टर्बेंस है।
मुझ पर जरा दी। आवाज साफ नहीं आ रही। मोहन सिंह जी नमस्कार। आ रही है सर, आ रही है आवाज। नमस्कार। आज तो मेरे सर आ रही है, आपके आवाज आ रही है। आवाज के साथ डिस्टरबेंस बहुत है। सर आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। बोलिए नरेश जी, आवाज आ रही है। हाँ। तो जो प्रश्न मनोज जी ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि एक लाइन में मैं समझना चाहता हूं या हम समझें कि बिलों का क्या फायदा है। सरकार कह रही है कि इसका किसानों को बहुत फायदा है, किसान कह रहे हैं कि इससे काफी नुकसान है। तो मनोज जी, इन बिलों को समझने से पहले अभी पूरे विजय देश भाई, में विजय भाई एक समस्या ये, पूरे देश बंद में कर एक दिया। बाहरी तो देश में विशेषज्ञ बहुत हो गए हैं और वो जो विशेषज्ञ हैं उनको कृषि के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन नहीं है, वो समझते नहीं है। सब अपने अपने ढंग से कृषि का जो है मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण कृषि व्यवस्था की जिसको समझ नहीं हो, वो इन बिलों को, इस पूरी व्यवस्था को समझने में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अन्याय करेगा लोगों को बताने में भी। एक जरूर किसान जरूर जरूर हो गए मनोज जी, तो जी सर। अब बड़ी सारी समस्याएं हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि देश में जो कृषि व्यवस्था है उसके जो भिन्न भिन्न आयाम हैं उनकी आपको समस्त जानकारी होनी चाहिए, हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। एक पक्ष है इस देश की जो पारंपरिक कृषि पद्धति है वो क्या रही है, जो हजारों साल चली। उसमें हम फसल उत्पादन और फसल का जो कृषि विज्ञान है जिसको हम आज हमारा ICAR बाकी सब देखता है, तो उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है और उस फसल उत्पादन की जो तकनीक हमने हजारों साल से डेवलप की वो किस तरह की थी, किस तरह से यहाँ की जलवायु के हिसाब से उसका क्या महत्व था। आज वो मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना संज्ञान में डालने के लिए आपको इंगित कराना चाहता हूं कि कृषि की पारंपरिक पद्धति भारत के अनुसार क्या थी और भारत कृषि के मामले में जो है ना, कृषि भारत की रीढ़ है और यहाँ की जीवन पद्धति है, ये भी समझना उन सब लोगों को बहुत जरूरी है जो कृषि पे बात करना चाहते हैं। पहले उनको एक एक पक्ष समझना पड़ेगा। दूसरी बात, कृषि का विज्ञान क्या है और कृषि के विज्ञान के साथ साथ कृषि का जो व्यापारिक पद्धति है वो क्या रही है, वो क्या सिस्टम रहा है जो कृषि का जो फसल उत्पादन होता है उसके व्यापार करने का क्या तरीका यहाँ पारंपरिक तौर से रहा है और अब दुनिया में किस तरह से कृषि का व्यापार हो रहा है। और अब हम केवल एक देश की कृषि की बात नहीं करते, हम पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि का व्यापार है, कृषि का जो विज्ञान है, कृषि की जो पद्धति है, पूरा जो सिस्टम है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इन तीनों बिलों की जो असली बात है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब मैं ना कृषि विज्ञान की आज बात करूंगा ना पारंपरिक कृषि पद्धति की बात करूंगा, क्योंकि ये जो झगड़ा है जो किसानों के और सरकार के बीच में जो तनाव हुआ है, किसान आंदोलित है, उसकी बारीकियों को हम समझने का प्रयास करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे और जितनी मुझे समझ बताने का प्रयास करूंगा। मोहन सिंह जी का बहुत अनुभव है, आपका भी लंबा अनुभव है, तो तो वो हम सब आज बैठ के चर्चा करेंगे। हो सकता है उस चर्चा में से जो हमारे फेसबुक लाइव पे इसको सुन रहे हैं दर्शक लोग, उनको भी इसमें से कुछ होगा। हो सकता है उनके भी कुछ जो हमारा कमेंट्स वाले बॉक्स है उसमें भी कुछ अच्छे सुझाव आ सकते हैं, तो जिनके पास जो सुझाव हो वो दे सकते हैं। तो हम कुल मिला के बहुत स्वस्थ ढंग से, क्योंकि कृषि का मुद्दा ऐसा है कि इसमें हम
केवल राजनीतिक छींटाकशी एक दूसरे पे करने के लिए हम चर्चा नहीं करेंगे कि कांग्रेस बहुत बुरी है तो दूसरी पार्टी बहुत बुरी है, हम बहुत अच्छे हैं दूसरे सब खराब हैं। ऐसे कोई ये मारामारी का विषय नहीं है, ये देश के लिए बहुत गंभीर विषय है, किसानों के लिए बहुत गंभीर विषय है और देश के 60 करोड़ लोग इस कृषि व्यवस्था से जुड़े हैं। 130-38 करोड़ लोगों का पेट भरने का जो एक वर्ग है, किसान वर्ग जिसको हम बोलते हैं, ये उनकी जीविका का प्रश्न है। और सरकार की भी सरकार की भी अग्नि परीक्षा है कि जो किसान हित में वो बिल लेके आई है, उसमें कहाँ ऐसी चूक रही कि सरकार को भारी संकट का सामना आज करना पड़ रहा। तो ये सब बातें हैं जिनको हमको विस्तार से इन सब पहलुओं पे चर्चा करने की आवश्यकता है और लगातार देश में जो किसानों से या किसानों से संबंधित लोग हैं, वो टीवी के माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से लगातार अपनी जानकारी ले रहे हैं और बता रहे हैं और सरकार भी बहुत पूरी तरह से सक्रिय है कि इस मसले को बहुत करीने के साथ, बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको सुलझाया जाए। कहीं कमी जहां हमारी रही है, सरकार की रही है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और किसानों में अपना विश्वास बहाल करें। जो अविश्वास किसान में है, सरकार किसान के विरोध में है, उस बहाली की आवश्यकता आज बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जो किसानों की शंकाएं उसका जवाब दे रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री जवाब दे रहे हैं और कल माननीय अमित शाह जी ने आके किसानों को आह्वान किया कि वो शांतिपूर्वक ढंग से आए और बुराड़ी का जो एक मैदान है उसमें सब व्यवस्था की है पुलिस प्रशासन ने। और उसके बाद हम आपस में बैठे, टेबल पे बैठे, बातचीत करें। और मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो लगभग 10 साल टिकैत साहब के साथ किसान आंदोलन में रहा, उसके बाद भाजपा के किसान मोर्चा से जुड़ा रहा। तो मेरा एक अनुभव ये है कि किसान कभी भी हिंसक नहीं होता है, उसका आंदोलन हमेशा शांति प्रिय ढंग से होता है। लेकिन ऐसे आंदोलन की आड़ में कल परसों से 2-3 दिन से बड़ी बातचीत चल रही है, कुछ खालिस्तान की, कुछ ये वो। लेकिन हमने लंबा अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब भी कभी ऐसे आंदोलन होते हैं तो असामाजिक तत्व ऐसे आंदोलनों में अंदर घुस जाते हैं। तो जो समझदार किसान लीडर होते हैं वो ऐसे तत्वों पर विशेष ध्यान रखते हैं, अपने जो सार्वजनिक लोग हैं उनको एक्टिव रखते हैं कि कोई असामाजिक तत्व हमारे आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए प्रयास ना करे। तो वो बहुत सजग रहते हैं। सरकार के भी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी बहुत सजग रहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि कहीं कोई उपद्रव ना हो, कोई वातावरण ऐसा खराब ना करे जिससे किसान भी बदनाम होगा अगर कोई हिंसक उसमें बात होती है या कोई तनाव पैदा होता है। और दूसरी बात, सरकार भी बदनाम होती है कि अनावश्यक रूप से सरकार पे ये होता है कि ये किसान विरोधी सरकार है, किसान की बात सुनना नहीं चाहती है, लाठी चलाना चाहती है, गोली चलाना चाहती है। तो इन सब दोनों हमारे किसान और सरकार दोनों असामाजिक तत्वों से उनको सावधान रहने की आवश्यकता खासकर मैं समझता हूं कि ये महसूस की जा रही है। और इसमें बहुत सारे हमारे पक्ष के हों या किसानों के पक्ष के भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस बातों में आके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि इसमें साहब ये किसान जो है असामाजिक हैं। वो सारे किसान असामाजिक नहीं हैं, वो सब सामाजिक है, शांतिपूर्वक ढंग से। लोकतंत्र की खूबसूरती यहाँ हर आदमी को अपने कहने का अधिकार है, सरकार को अपना अधिकार है, सरकार रोकने का भी प्रयास करती है, समझाने का प्रयास भी करती है। तो ये एक चलता है, ये लंबे समय से कोई आज नई प्रक्रिया नहीं है, ये लंबे समय से एक प्रक्रिया चल रही है। और तो इसलिए मेरा पहला तो कहना यही होगा और आग्रह हम अपनी सरकार से भी और सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भी और किसान भाई जो मेरे किसान साथी हैं उनसे भी ये कहते हैं कि ये हम लोगों के लंबे समय की प्रैक्टिस है कि असामाजिक तत्व और किसान आंदोलन को बदनाम करने वाले जो लोग हैं उनसे वो बहुत सजग रहे, उनसे बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। वरना अनावश्यक रूप से
पूरे आंदोलन को निष्फल करेंगे और उसको बदनाम करेंगे। और उनकी ऐसे तत्वों की मंशा केवल यही है कि सरकार और किसान दोनों ही उसमें बदनाम हो और समाज में जो वैमनस्य फैले। तो इस तरह की वातावरण नहीं बनना चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि पहली बार में मैं इतनी बात करूं, उसके बाद हम मोहन सिंह जी को समझे, फिर इसके बाद और भी हम इसमें बात करेंगे, इन बिलों की बारीकियों को समझेंगे। मेरे ख्याल समय हमारे पास पर्याप्त है, क्यों मनोज जी? जी सर। अब हम इस चर्चा को ले जाना चाहेंगे अपने दूसरे अतिथि और श्री मोहन सिंह जी के पास, और उनसे सीधे सीधे यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बिल है क्या, और सरकार का दावा है कि इस बिल से किसान को फायदा होगा। जहां तक मेरी भी समझ है, ये कोई बिल आइसोलेशन में आया हुआ बिल नहीं है। यह बिल कोरोना काल में जो स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी का, और उसके लिए सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया, और उसमें जो कृषि का हिस्सा था 1.65 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़ रुपया जो दिया, खास करके विपणन के व्यवस्था को बनाने के लिए, भंडारण के व्यवस्था को बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के व्यवस्था को बनाने के लिए। तो सरकार का मंशा तो यहाँ स्पष्ट है, वो किसान को जो लाभकारी मूल्य देना चाहता है। इस सरकार के पहले तो समर्थन मूल्य की बात उतनी नहीं होती थी, किसान को लाभकारी मूल्य देने की बात नहीं होती थी। स्वामीनाथन कमीशन का जो अनुशंसा था, और इसके लिए नरेश जी और इनके संगठन या और लोग भी जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि स्वामीनाथन कमेटी का जो अनुशंसा है उसको सरकार माने, ताकि किसान को उसका जो उपज का लागत है उसमें 50% कम से कम जोड़ के दिया जा सके। तो हमको लगता है कि ये अचानक से कोई बिल आ गया, ऐसी कोई बात है नहीं। ये बिल आया है उस पूरे तंत्र को मजबूती देने के लिए। तो जहां तक हम समझते हैं कि उस जो पुराने पद्धति से विपणन का काम हो रहा था, और जैसे बिहार जैसे स्टेट में जहां की एपीएमसी एक्ट को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया था, तो गारंटी खोज रहा है किसान कि हम अपने उपज को बेचे कहां, इसकी एक मुकम्मल व्यवस्था हो। तो ज्यादा बात में नहीं जाते हुए सीधे सीधे मोहन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि आखिर ये इस बिल में है क्या, क्या है ये बिल? मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, और नरेश भाई आपको नमस्कार। सबसे पहले तो ये कि किसान बिल जो 3 अध्यादेश के बाद संसद में, पार्लियामेंट में इसको पास किया, उसमें कृषि सुधारों के बाबत एक बहुत लंबे अरसे से जो लंबित मामला पड़ा हुआ था उसको एक गति मिली। उसकी पेचीदगियों में न जाकर सीधे सीधे हम बात करें तो 2-3 बातें बहुत साफ थी कि एक तो सरकार की मंशा ये है कि इसमें मंडी के जरिए जो खरीद फरोख्त होती है उसमें बिचौलियों को हटाया जाए। एक तो मोटी बात ये है। दूसरा ये था कि कृषि उपज की आवाजाही पर लगी रोक को भी हटाया जाए, और एक जो एपीएमसी के तहत जो मंडियों में खरीद फरोख्त होती थी उसके पैरेलल एक मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। बजाय इसके डिटेल में जाने के मोटे तौर पर इस बिल में ये 3-4 बातें मुख्य तौर पर कही गई है। लेकिन आज के जो सवाल है वो आपने कहा कि आक्रोशित किसान और सशंकित सियासत, तो इससे 2 पक्ष पर हम विचार करते हैं। तो एक बात तो ये है कि ऐसे पिछले 3-4 महीनों से ये लग रहा है कि सरकार किसानों के मुद्दों की अवमानना कर रही है, या सरकार एक हठ धर्म का पालन कर रही है और किसान उसके अगेंस्ट में खड़े हैं और सरकार उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। एक कॉमन परसेप्शन तो ये बन के आ रहा है। दूसरा, इसका एक मानवीय पक्ष भी है, आर्थिक पक्ष भी है और मानवीय पक्ष भी है। कृषि एक ऐसा विषय है
जो क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है और उसका एक मुश्त और एक तरह का समाधान नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। आप मनोज जी, बिहार के किसानों की जो समस्याएं हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों से कुछ हद तक जो जुड़ी है, लेकिन जहां से नरेश जी सिरोही आते हैं उनकी समस्याओं से बिल्कुल अलग है, और केरल की किसानों से बिल्कुल अलग है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के किसानों की समस्याएं भी बिल्कुल अलग अलग है। मेरा कहना यह है कि जब इन बिल के तहत, एमएसपी के तहत जो बात की जा रही है, तो इसके थोड़ा सा इतिहास के पहलू को भी हमको जानना चाहिए कि ये बात पहले आई कहां से। तो इसके पहले मैं आज सुबह से, आप जब कल हमको, मैं इस पर लिख भी चुका हूँ राइटअप, शायद नरेश जी पढ़े होंगे, यथावत में वो भी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, राम बहादुर राय जी उसके संपादक हैं। तो 20वीं शताब्दी में जिन दो किसान नेताओं ने किसानों के भाग्य का फैसला करने के लिए बड़ा काम किया, उसमें 3 नाम को हमको आदरणीय तरीके से लेना चाहिए, 3-4 नाम। पहला नाम तो ये है सर छोटू राम का, जो पंजाब प्रांत के राजस्व मंत्री और डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। तो उन्होंने 1936 में एक एक्ट लाया था जिसका कानून था जी था ऋणदाता, पंजाब ऋणदाता कानून। इस कानून के तहत जो बात आई कि किसान अपनी उपज जो व्यापारियों को अनाप शनाप बेच देता है, उसमें अगर मंडी में जाकर बेचेगा और किसान जो खरीदार हैं, व्यापारी हैं, वो अनैतिक व्यापार करते हैं तो उन पर एक रोक लगेगी। इसके तहत 1936 में सर छोटू राम के पहल पर एक पंजाब में कानून बना जिसको कहा जाता है पंजाब ऋणदाता कानून। और दूसरा, मनोज जी, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अपने देश में एपीएमसी माने ये पहले 1939 से लागू है। बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के नेतृत्व में 1961 में इसको राज्य के अधीन कर दिया गया। तो इसके तहत आज के दिन में जब हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान तो पंजाब का हो रहा है आर्थिक पक्ष के रूप में। आप देखिए कि 8.5% टैक्स के रूप में सरकार एफसीआई के जरिए जो खरीदारी करती है, पंजाब सरकार को अदा करना पड़ता है। और यह कहने के लिए मुझे क्षमा करें कि आज जब कोरोना काल में जब हम अन्न के संकट से जूझ रहे थे, बिहार में बाढ़ के संकट से जूझ रहे थे, तो सबसे बड़ा जो फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में, जो खाद्यान्न के सुरक्षा के मामले में जो आज हम थोड़े से आत्मनिर्भर हुए हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है वो हरित क्रांति को जाता है। और उसके जो आज एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, तो एमएसपी कोई भारत की खोज नहीं थी। लाभकारी मूल्य की बात तो करते हैं, लेकिन मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि इतिहास के तहत भी एक बात आती है। ये सन 1959 में 1959 में एक अमेरिकन यूएस एड्स के तहत एक वैज्ञानिक आए हुए थे जो आर्थिक चीफ एग्रीकल्चरिस्ट थे, चीफ कृषि अधिकारी थे। तो उनका नाम था डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर। तो उन्होंने तब के कृषि मंत्री अजीत जैन को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप जब किसान अपने कटाई के समय इतनी परेशानी में होता है कि वो अपनी खरीद को, अपने मूल्य को किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर बेचने के लिए अपने उत्पाद को तैयार हो जाता है, तो इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए कि कम से कम उसकी लागत का कुछ मूल्य तो मिले। तो ये एमएसपी उस डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर की देन है, जो भारत में 1964 में सी सुब्रमण्यम, जो मैं 3 नेताओं का नाम ले रहा हूं जो कृषि की क्रांति में बहुत तब्दीली की थी, उसकी शुरुआत सी सुब्रमण्यम से होती है जो तमिलनाडु से आते थे। और उसको सपोर्ट तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। जब कैबिनेट में यह बात गई तो टीटी कृष्णामाचारी ने इसका विरोध भी किया था कि हम कैसे इस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के इतने पैसे के माने खर्च होगा, कैसे सरकार व्यवस्था कर सकती है। हालत ये थी कि 1964 में जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस सी सुब्रमण्यम के समय में लागू हुआ, तो उस समय 66 और 67 के दरमियान देश में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। और उस समय भारत को अपने अन्न
अपने अपने लोगों के पेट भरने के लिए 19 मिलियन टन अनाज आयात करना पड़ता था। आज के दिन में हम आत्मनिर्भर हैं और अपने पास इतना खाद्यान्न उपलब्ध है कि 2 साल तक सरकार मुफ्त में अनाज बांटे तब भी हमारे अन्न के भंडार भरे हैं। और एक अनुमान है कि अपने पास 1.5 लाख करोड़ टन का 1.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज पड़ा है। और इसको सरकार आज के दिन में, आप भी जानते हैं मनोज जी, फिर हम लोग भी गांव में हैं, इस समय गांव से ही बात कर रहा हूं, तो देख रहे हैं कि मुफ्त में लोगों को अनाज मिल रहा है। हालांकि बहुत हद तक अपात्रों को भी मिल रहा है और इसको अगर ठीक से इस सूची को ठीक कर दिया तो बहुत योग्य लोगों को मिल सकता है। तो मैं जो आर्थिक पक्ष की बात कर रहा था, तो उसमें इस कानून के बनने से हर साल अकेले पंजाब को 1750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। केवल 2 फसलों माने गेहूं और धान के खरीद पर सरकार, केंद्र सरकार एफसीआई के जरिए पंजाब और हरियाणा से जो खरीद करती है उसमें 1750 करोड़ का नुकसान पंजाब का हो रहा है और 850 करोड़ का नुकसान हरियाणा का हो रहा है। ये 3 रूप में टैक्स होता है। एक तो होता है 3% मार्केट टैक्स, 3% रूरल टैक्स माने ग्रामीण विकास टैक्स और 2.5% आढ़तिया कमीशन। ये कुल मिला के देश में सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन होता है खरीदारी पर, कृषि मूल्य उपज पर, वो पंजाब से होता है। और इसके बाद पूरे भारत में एवरेज 6% के हिसाब से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एमएसपी के बाद देना पड़ता है। एक अनुमान ये है कि जुलाई 2017 के पहले कुल टैक्स के रूप में सरकार को एमएसपी के बाद 10,336 करोड़ रुपए की देनदारी करनी पड़ती थी अपने एफसीआई के भंडार भरने के लिए। तो एक तरह से सरकार भी इस रूप में अपने जो खरीद प्रोक्योरमेंट करती है उससे तो कुछ हद तक निजात मिला इस कानून से तहत। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा, सरकार का ये कहना है कि हम एपीएमसी को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एपीएमसी के बाहर जो खरीदारी होगी तो उसकी क्या गारंटी है कि सरकार की एमएसपी के जो घोषित हुए उसके तहत ही खरीदारी होगी। एक तो ये किसानों को आशंका है। और दूसरी आशंका ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो विवाद होंगे उसको आप एक एसडीएम स्तर के अधिकारी को दे रहे हैं समाधान करने के लिए। किसान ये चाहते हैं कि इसका एक समाधान स्वतंत्र न्यायाधिकरण के तहत होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है मनोज जी कि सरकार के सुधार को लेकर उतना विरोध नहीं है, जैसा कि मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया को लेकर, सुधार की जो प्रक्रिया हुई, बिना, ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने एक तरह से अपने बहुमत का बुलडोज करके कानून पास कराया। ये सरकार के माने विरोधी लोग कहते हैं, लेकिन उस बात को भी हमको जरूर सुनना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। तो बात हठ धर्मिता और मानवीयता और किसानों को लेकर होती है। आखिर कोई भी सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है कि किसानों से बात करने के लिए एकदम एट 11th आवर क्यों नहीं तैयार हो सकती। और आप जिस वोट क्लब पर अभी नरेश जो टिकैत की बात कर रहे थे, हम लोग भी उस समय तक पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग देखे टिकैत का कितना बड़ा आंदोलन था, वोट क्लब पर किस तरह से जाम लगा हुआ था। तो जिन 4 नेताओं को जो कृषि के बुनियादी रूप से परिवर्तन और किसानों के हक में बात करने के लिए जो कर रहे थे, उसमें पहला नाम सी सुब्रमण्यम का, दूसरा नाम पहला नाम सर छोटू राम का, दूसरा सी सुब्रमण्यम का, तीसरा नाम देवीलाल का और टिकैत का और चरण सिंह का। ये 4 लोगों ने बुनियादी तौर पर हमारी जो समझ है उन्हें किसानों के हक में और कृषि के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और उसके बाद भी लेकिन एक समस्या है कि हम जो बात पहले शुरुआत में ही कहे थे कि कृषि की समस्या दरअसल एक यूनिवर्सल रूप में आप उसका समाधान नहीं कर सकते। आज पंजाब और हरियाणा के किसान अगर संघर्षरत है
तो वहां तो सबसे बड़ा लाभ अगर मैंने ग्रीन रिवोल्यूशन का हुआ है, नरेश जी इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, तो सबसे ज्यादा लाभ भारत के हरित क्रांति का कहीं हुआ है तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ है। हम जहां आपसे बैठ के आपकी बात कर रहे हैं या मनोज जी जहां आप बैठे हैं, उसकी तो एक भी बहुत बहुत कम उसका फायदा कम से कम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट है उनको मिला है। तो इसमें उनके जो सबसे फायदे जो हुए हैं पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो उनका हक छीन रहा है, इसलिए वो किसान लामबंद है और वो आंदोलनरत है। उनको आशंका ये है कि हमारा जो मूल्य सबसे ज्यादा हमको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत जो हमारी खरीदारी होती है, अब इसके बाद हमसे छीन ली जाएगी। आखिर क्यों नहीं सरकार बार बार कह रही है और किसान क्यों नहीं बात को मान रहे हैं कि नहीं ये लागू रहेगा और ये खत्म नहीं होगा? तो इसके लिए कानूनन कोई सेफ गार्ड, कानूनन कोई सुरक्षा अब करना चाहिए कि सरकार माने एमएसपी पर ही खरीदारी करेगी। और जो आप एफपीओज की जो बात कर रहे हैं, जो पैरेलल एक मार्केटिंग सिस्टम आप बना रहे हैं, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस माने न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे कोई खरीदारी करेगी तो उसमें कानूनी एक प्रावधान हो, सजा का प्रावधान हो, यही तो किसान चाहते हैं। और इसकी प्रावधान कानूनी तौर पर क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर मंशा पर, सरकार की मंशा पर जो किसान शक कर रहे हैं उसकी एक वजह यह है और इसका समाधान करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस सरकार के कई सारी चीजों से बहुत सारे लोग असहमत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब अमित शाह जो समाधान के लिए ही जाने जाते हैं, चाहे कैसा भी समस्या हो समाधान वो करके ही रहेंगे, जब बीच में आए हैं तो कुछ सार्थक समाधान निकलेगा। और हम भी निवेदन करना चाहेंगे जिन लोगों तक हम लोगों की बात पहुंच रही है, नरेश जी की बात पहुंच रही है, कि भाई इस अवसर पर, जबकि आप जानते हैं कि एक बहुत ही भीषण स्थिति में दिल्ली गुजर रही है, माने कोरोना का संकट अलग से, ठंड अलग से, और किसको अच्छा लगेगा? हम भी तो किसान के बेटे हैं, नरेश जी भी तो किसान के बेटे हैं, आप भी तो मनोज जी किसान के ही बेटे हैं। किसको अच्छा लगेगा कि इस भयंकर ठंड में एक भयंकर बीमारी का सामना करने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं? आखिर सरकार का भी धर्म है कि सरकार उनसे बेवजह हट धर्मिता को छोड़े, बातचीत करे, रास्ता निकाले। और अब मुझे लगता है कि जब अमित शाह जी जब इसमें आ गए हैं तो समाधान निकल के रहेगा। और जो आशंकाएं हैं उसको दूर करने का एक कानूनी सेफगार्ड तो मिलना चाहिए। आप ये बताइए कि एमएसपी के तहत खरीदारी तो 6 से 8% ज्यादा पूरे देश में नहीं होती, क्यों उसको नॉर्थ ईस्ट के किसानों के को महरूम होना पड़ता है? कोई है जवाब आज के दिन में सरकारों के पास? कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका अधिकतम खरीदारी तो पंजाब और हरियाणा से ही होती है, उसका अधिक से अधिक लाभ तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान ही उठाते हैं। बिहार तो उससे भी महरूम है। मैं आज ही बात कर रहा था बिहार के लोगों से कि भाई आप बताइए कि मिनिमम सपोर्ट के तहत प्राइस के तहत खरीदारी होती है, तो कोई बता रहे थे कि लोकल स्तर पर जो खरीदारी होती है वो एक बड़े किसान की खरीद करने की क्षमता वहां नहीं होती है, किसी भी सरकारी जो छोटे गांव के स्तर पर जो इकाई है। मनोज जी आप बताइए कि हम लोग बिहार की बात ही कर लें तो 2006 में मंडी एक्ट वहां खत्म हो गया। अब ये बताइए कि बाढ़ से तो बिहार में परेशानी हुई ही, मक्के का उत्पादन, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, ये किसानों के मुद्दा चुनाव का हुआ नहीं तो इसकी एक वजह हुई, लेकिन मुद्दा था ही ना। आप बताइए कि खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय और ये मुजफ्फरपुर के इलाके में जितना मक्का उत्पादन होता है, इस बार कोरोना काल में वहां 900 रुपए तक भी कीमत नहीं मिल पाई और सरकार ने घोषित किया है 1850 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से कि इसके दर पर खरीदारी होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए जो सीमाई इलाके हैं वहां से किसान खरीदारी करके बिहार से आकर उत्तर प्रदेश में बेचते हैं। आखिर बिहार सरकार इसका इंतजाम क्यों नहीं कर सकती? जब इस बारे में पूछा गया तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का जवाब था बिहार सरकार ने ये प्रस्ताव ही नहीं भेजा था। तो कोई सरकार इस तरह से किसानों को मुद्दों को अगर असंवेदनशीलता से नहीं संवेदनशील रहेगी
तो किसान तो आक्रोशित होगा, उसके मन में शंकाएं तो पैदा होगी, क्योंकि 3-4 तरह से किसानों को परेशानी होती है। एक तो मौसम की मार अलग से, मेहनत की मार अलग से, तमाम मेहनत करने के बावजूद जो फसल का पैदावार होती है उसमें लाभकारी मूल्य भी नहीं मिलते। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अभी पिछले 10 साल के पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर खेती के अलावा किसानों को कोई दूसरा विकल्प दिया जाए तो 42% लोग खेती छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम पंजाब की ही बात करते हैं तो 21% लोग वहां ऐसे हैं, खासकर 18 से 26 साल के नौजवान, जो न तो खेती में है न कोई उनके पास काम है। खेती एक भविष्य के, एक सुनहले भविष्य का सपना तो उनको नहीं दिखा रही है आज के दिन में। और हम भी देख रहे हैं कि खेती के अलावा पशुपालन भी एक जो खेती से जुड़ा ही व्यवसाय है, आज के दिन में कहाँ उसके लिए कोई बहुत बेहतर संभावनाएं दिख रही है। हम अपने घर की बात करते हैं, हम अपने गांव की बात करते हैं, जहां मैं हूं वहां की बात करता हूं। आज के दिन में हम लोग 23 रुपए किलो गाय का दूध बेचते हैं और 30 से 35 रुपए केजी भैंस का दूध बेचते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में ये हालत है। हाँ, आप बताइए कि सन 2012 से लगातार खाद्यान्न उत्पादन को क्रॉस कर रहा है बागवानी उत्पादन, सब्जी उत्पादन। सरकार ने इतने सालों के बाद आज तक जो एमएसपी 23 कृषि उत्पादों की घोषित करती है उसमें एक भी बागवानी के उत्पाद नहीं होते। अभी केरल सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर सब्जी खरीद के लिए बातचीत कर रही है और शायद 1 नवंबर से शुरू भी हो गया है। सबसे ज्यादा कोरोना काल में जो संकट आया, आप ये बताइए कि कोई ऐसा इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है इसमें सब्जी और बागवानी के उत्पाद को भंडारण करने की हमारे यहाँ उचित व्यवस्था हो। एक अनुमान है कि जो टोटल बागवानी का उत्पादन होता है और जो सब्जी का उत्पादन होता है उसमें 30% के आसपास के उत्पादन लगभग खराब हो जाते हैं, जिसका मूल्य हमारे भारतीय टर्म में कहें तो 1.5 लाख करोड़ होता है। इन उत्पादों को बचा लिया जाए तो हम कितने किसानों को लाभकारी मूल्य इनका दे सकते हैं और कितने किसानों के लिए और कृषि की बेहतर संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। तो कृषि के इन सवालों को लेकर जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसके अलग अलग समाधान करने की कोशिश के बिना एक मुश्त समाधान न तो पंजाब के किसानों का हो सकता है, न पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का हो सकता है, न बिहार उत्तर प्रदेश के किसानों का हो सकता है। और नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल लगभग महरूम है इससे। मनोज जी, इस चीज को हम लोगों को समझना होगा कि आप जब तक इसके क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग फसलों का हम समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे तो इसका किसानों के लिए बहुत खराब स्थिति पैदा हो रही है। और नरेश जी इस बातचीत की शुरुआत में कहे कि किसान स्वभाव से हिंसक नहीं होता, लेकिन इस आक्रोश को ज्यादा दिन तक दबाया जाएगा तो ये विस्फोट क्या रूप धारण कर सकता है और फिर स्थिति संभालने से परे जा सकती है। क्योंकि टिकैत के आंदोलन को थोड़ा सा हम भी देखे हैं और उसके बारीकियों में जाने के बजाय उसकी चर्चा यहीं से कुछ हम लोग आगे करें तो ठीक रहेगा। और आज के दिन में एक 2-3 बात हम करके अब अपनी बात पूरी कर रहे हैं। एक तो ये कि सरकार तत्काल किसानों से बातचीत करे और उन्हें आश्वासन दे कि एमएसपी को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, ये 2 आश्वासन। और तीसरा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो खेती करने का जो बिल में प्रावधान किया गया है उसमें विवाद की स्थिति में इसका निर्णय कोई एसडीएम स्तर के अधिकारी के बजाय एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के तहत और 2 महीने के अंदर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और तीसरी बात ये कि एमएसपी के नीचे कोई खरीदारी वैधानिक रूप से दंडनीय अपराध होगा, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं बात पूरी करता हूँ। जी सर, आपके सुझाव काफी अच्छे हैं और जहां तक है बातचीत करने का, मुझे नहीं लगता कि सरकार बातचीत से भाग रही है। हाँ, उसका मोड क्या होगा इस पर
बात है, बात कहाँ होगी, कौन लोग बात करेंगे। मनोज जी, एक अंग्रेजी में शब्द आता है, दूसरा, डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। बात हमको जी आज जी हम सड़क पर हैं तो बातचीत तत्काल करनी होगी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, हम उसी पर आ रहे हैं। आप कैमरा ठीक कर लें सर, आपका फेस नहीं आके ऊपर पंखा आ रहा है छत का। जी अब सही है। अब देखिए, और हाँ, इतना देर से हम लोग पंखा देख रहे थे। और नरेश सर, अच्छा, अभी आपका ठीक भी है। कैमरा ऑफ है। नहीं, नरेश जी का फेस तो हमको दिख रहा। नहीं नहीं, वो कोई दूसरा फोटो आ रहा है, वो लाइव वाला कैमरा का नहीं आ रहा। इसमें क्या है कि नेटवर्क की दिक्कत के कारण अगर इसको बंद जी रखें तो आ जाएगा। ये हाँ, आवाज तो ठीक ठीक आ रही ठीक। है नरेश जी। हाँ, और जो आप ऑन कर आपका लीजिए यह सर, सुझाव आएगी था- नेटवर्क ठीक है। नरेश सर कैमरा मनोज जी, ऑन कर लीजिए। मनोज जी, हाँ एक सुझाव है कि आप थोड़ा सा बीच में क्रॉस भी करते रहिए, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बोल दे रहे हैं, हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ सर, थोड़ा इंट्रोडक्टरी बीच में के क्रॉस बाद। करते हैं। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, और बीच में क्रॉस आपका ये करते रहिए काफी अच्छा सुझाव है जी। कि अब आ रहा है फेस, वो ठीक है। हाँ, उसमें हमको भी लग रहा था कि एसडीएम के पास तो बहुत सारा काम पहले से ही होता है, तो क्यों ना एक हाँ, स्वतंत्र हम्म, न्याय व्यवस्था हो, एक स्वतंत्र न्याय प्राधिकरण बने, जिसमें न्यायाधिकरण, केवल इसी तरह के डिस्प्यूट की बात हो। जहां तक टाइम की बात आपने कही है 2 महीने, तो हमको लगता है सरकार ने घोषित कर रखा है कि 1 महीने के अंदर उसका निष्पादन करे। तीसरी बात आती है एमएसपी की। हमें जो लगता है कि अभी जितना टीवी पर शोर है या किसान आंदोलन में आए हुए लोगों को जो हम सुन पा रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, 2 3 4 चीज ऐसा है जो आपस में उसको क्या कहते हैं, एक द्वंद्व पैदा करता है, एक समझ बनने नहीं दे रहा है। पहली बात तो है एमएसपी की। अब दूसरी बात है, एक सरकार भी कुछ अनाज खरीदती है, तो ऐसा लगता है कि किसान को लगता है कि सारा का सारा उसका उत्पाद सरकार ही खरीदे। हमें लगता है कि सरकार की भूमिका खरीदार वाली नहीं है, वो थोड़ा बहुत अनाज जो एफसीआई में खरीदती है वो इसलिए कि फूड सिक्योरिटी बिल को, उसको सरकार का काम किसान का उत्पाद खरीदना नहीं होता है, जैसे उद्योग का उत्पाद। मनोज जी, एमएसपी के तहत पूरे देश में 6 से 8% से ज्यादा प्रोक्यूरमेंट नहीं होता। बाकी कौन खरीदता है? आपने एक वाजिब बात कही जिसको मैं भी समझ रहा हूं कि अगर इस बिल से मंडी के बाहर अगर खरीद होती है तो हर खरीद पर 8% का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो नुकसान किसान का नहीं हो रहा है, वो नुकसान सरकार का हो रहा है। और जहां मंडी की व्यवस्था है वहां की सरकार का हो रहा है। यही बात मैं समझना चाहता हूँ। किसान को तो उल्टे 8% का फायदा होगा, क्योंकि उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नहीं, मनोज एक मिनट, मैं मनोज जी को क्लैरिफाई कर दूं कि एमएसपी जो घोषित होती है पंजाब में 8.5%, उसके अलावा टैक्स एफसीआई को देना पड़ता है। और जुलाई 2017 के पहले जो खरीदारी एफसीआई करती थी उसमें सरकार को, माने केंद्र सरकार को 10,336 करोड़ रुपए की देनदारी देनी पड़ी थी। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज जो मुफ्त अनाज, गेहूं और चावल मिल रहा है, उसमें मुफ्त वाले अनाज को जो कुछ 2 रुपए किलो और कुछ 3 रुपए किलो दिया जाता है मुफ्त के अलावा, तो उसमें सरकार का खर्च गेहूं के प्रति किलो पर 28 किलो आता है और चावल की मैंने बांटने पर 32 रुपए। तो आप बताइए कि ये खर्चे तो इसी तरह का आते हैं ना, तो मैंने नहीं सर, वो देखिए, इस तरह से हम कई चीजों को एक साथ लेके तो एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। वो सरकार खरीदती है, कितने में खरीदती है, कितने में बेचती है, वो तो उसका जनता को कुछ राहत और सुविधा देने का एक अलग बात है। हम ऐसा मान सकते हैं कि कई खरीदारों में सरकार भी एक खरीदार है, जो खरीदती महंगा है और फिर बांटती है लोगों को 2 रुपए या 3 रुपए किलो पर, वो एक अलग व्यवस्था है।
नहीं नहीं, मैं मेरा इसको कहना है पहले ही मैं कह चुका था कि एमएसपी की शुरुआत इसलिए की गई थी कि अपने कटाई के समय किसान जो अनाप शनाप दाम पर व्यापारी को बेचता है उससे उसको कुछ राहत मिले। और ये बात 1959 में तब के जब मैं कहा था कि यूएस एड्स के तहत जो डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर आए थे तो भारत सरकार के कृषि मंत्री अजीत जैन को चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट किया था, जिसको बाद में सी सुब्रमण्यम ने 1964 में लागू किया। और इसके बाद ये कंटिन्यू रहा, क्योंकि हरित क्रांति के तहत जितनी खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था पर किसान खर्च करता था, उसको अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी न मिलेगा तो उसकी लागत लाभकारी मूल्य की बात हम कैसे कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बहुत अच्छा। वो कहना जायज है आपका। मैं एक दूसरा चीज समझने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मंडी के बाहर खरीद होती है तो इसमें किसान का फायदा है या नुकसान। उसको तो एक वैकल्पिक, और अर्थशास्त्र का नियम बताता है कि अगर बाजार में खरीदार का विकल्प बढ़ जाए, बहुत सारे खरीदार हो जाए, तो उसको तो फायदा है। एक दूसरा चीज जो हमको समझ में आता है, हम नरेश सर से जानना चाहेंगे इस चीज को, कि किसान के साथ सर समस्या यह नहीं है, वो विपणन का जो समस्या है वो अपनी जगह पर है। किसान को यह ठीक ठीक पता नहीं होता है कि जिस समय हम बुआई कर रहे हैं, फसल पकने के बाद इसका कीमत क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक फायदा तो समझ में आ रहा है कि अगला कंपनी, चाहे वो नरेश जी का कंपनी हो या मोहन जी का कंपनी हो या XYZ का कंपनी हो, वो आके ये तो बताएगा कि तुम अमुक फसल लगाओ और मैं इतने में खरीदूंगा। तो बुआई के समय कीमत का निर्धारण हो जाना, ये किसान के लिए किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है? ये किसी भी तरह से किसान के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि किसान के पास में एक विकल्पहीनता की स्थिति होता है, एक द्वंद्व होता है कि इस बार सीजन में हम दलहन में राई लगाएं या उसमें माने तेलहन ना लगा के मसूर लगा दें या क्या लगा दें, गेहूं लगा दें या आलू लगा दें। जब उसको निश्चितता हो जाए कि नहीं, ये फसल लगाने के बाद अगर आलू लगाएंगे तो मेरा 30 रुपए बिकेगा और गेहूं लगाएंगे तो मेरा 28 रुपए बिकेगा, और उत्पादन कितना होगा, उत्पादन की निश्चितता हो जाए और कीमत की निश्चितता। इस बिल के द्वारा सरकार शायद यही करना चाहती है कि किसान को या समझ उस समय होगा जिस समय वो बुआई करेगा। तो फिर ये नुकसानदेह किस तरह से? नुकसान हमको सिर्फ और सिर्फ अभी तक इतना समझ में आया है कि जो मंडी का टैक्स जिनको मिलता है उनका नुकसान हो रहा है। बाकी कोई नुकसान की बात हमको कोई किसान नेता समझा दे कि इसमें नुकसान कहाँ है। और ये आइसोलेशन में नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बना रहे हैं, FPO की भी बात हो रही है। आप कोई सिस्टम बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं और कहीं मकान तोड़ना पड़ गया, आप केवल तोड़ने की बात को दिखा रहे हैं कि अरे देखो मकान तोड़ दिए। मकान तोड़ने के साथ जो बनाने का व्यवस्था है, उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसको भी तो समझने का कोशिश हो। और मैं समझता हूं कि देश के तमाम किसान विशेषज्ञ जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं, आजकल एक देख रहे हैं टीवी पर देवेंद्र करके कोई आए हुए हैं कहां से, और वो कहां की बात कर रहे हैं, देवेंद्र शर्मा जी। तो आजकल टीवी पर तो कैसे विद्वान है वो बात हम समझ रहे हैं, विद्वान है तब तो उनको टीवी पर बुलाया जा रहा है, कोई मनोज मोल्दियार को थोड़े बुला रहा है। लेकिन किसान का दर्द मैं समझ रहा हूँ, उसको अगर ये बहुत बड़ा जानकार आदमी हम मानते हैं, आगे बढ़िए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस बिल में नुकसानदेह क्या बात है किसान का। और मैं चाहता हूं कि देश के सारे किसान जो किसान की चिंता करने वाले बात है वो हमको ये समझा दें, या और हमारे दर्शकों को समझा दें कि जब बुआई के समय कीमत का निश्चितता हो जाए। दूसरी चीज है विकल्प है, आपकी कंपनी, हम किसान है सर, एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ लेना चाहूंगा 1 मिनट में।
और नरेश सर की कंपनी आके हमको कह रही है कि तुम गेहूं लगाओ, हम तुमको 30 रुपए देंगे। वहीं आपको भी चिंता है, आप आके कहिएगा कि तुम भी गेहूं लगाओ लेकिन मेरे लिए लगाओ, हम 32 रुपए देंगे। यहाँ नुकसान कहाँ है? विवाद की बात का आपका मैंने समर्थन किया कि नहीं, इसको एसडीएम के साथ नहीं देके एक स्वतंत्र न्याय प्रक्रिया बनाया जाए, एक व्यवस्था बनाया जाए जो कि इस तरह के डिस्प्यूट में, यहाँ तो अब गन्ना के किसान के लिए हम समझ रहे हैं सर कि उसका कई कई साल का बकाया रहता है, और यहाँ 3 दिन में हर उपज खरीद। मनोज जी, आपने अपनी बात खुद हाँ, दे लिया। नरेश भाई जी मनोज जी, जी, कॉन्ट्रैक्ट की आप जब बात कर रहे हैं ना कि पहले से सुनिश्चित हो जाता है, तो भारत में आपने अपनी बात का जवाब खुद अपने से ले लिया। उसमें अब हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भारत में जो गन्ना किसान है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पहले से तय हो, कौन किसान कितना गन्ना शुगर मिल को देगा और क्या उसका रेट तय होगा। केंद्र सरकार उसका रेट तय करती है और फिर राज्य सरकार अपना उस पर कुछ और भाव बढ़ा के किसानों को लाभ देने की बात करती है, और हजारों हजारों करोड़ रुपया गन्ना मिल उसको दबा के बैठा रहता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और मनोज जी, वहाँ इस बिल में तो ये प्रावधान है कि हर खरीद के बाद 3 दिन के अंदर उसका भुगतान करना सुनिश्चित किया। जो गन्ना के किसान हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सब प्रावधान है। उसके बावजूद भी उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं कि 14% ब्याज के साथ गन्ना किसान को पैसा दो, लेकिन नहीं ले पाते। ये एक व्यवहारिक समस्या है, किसान आशंकित है। और मनोज जी, मैं आपको जो मोहन सिंह जी ने बहुत बढ़िया से और विस्तार से सरल भाषा में एकदम बहुत विषय को स्पष्ट किया है, तो मुझे लगता है कि दर्शक वो इस बारीकियों को, एमएसपी की बारीकियों को, मंडी की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन मैं एक बात और यहाँ बता देना चाहता हूं, क्योंकि भाई हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और साथ में हम सरकार के हिस्से भी रहे हैं, तो मैं उसके बावजूद भी मैं किसान पहले हूं। मेरी जो प्रतिबद्धता है किसान के उसकी सुरक्षा प्रदान करने को लेके ज्यादा है, उसी नियत से मैं बात करूंगा। और जो किसान की अच्छी लिए जो हो सकता है उसके कैसे हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि किसान के संपन्नता में इस देश की संपन्नता छुपी हुई है। जो इस देश की सुरक्षा के लिए जवान जाते हैं, 90% किसानों के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे लड़ते हैं। अगर उनका परिवार विपन्नता में जिएगा तो वो कैसे अच्छे ढंग से वहां लड़ पाएंगे, कैसे अच्छा देश की सुरक्षा कर पाएंगे। तो किसान और जवान ये एक सिक्के के दो पहलू हैं जिसपे पूरा देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इसका सामाजिक ताना बाना टिका हुआ है। तो देश के किसान और देश के जवान को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है और सब सरकारों की जिम्मेवारी इसमें बनती है, निश्चित रूप से बनती है, और उसको पूरा करना चाहिए। और जैसा मोहन जी ने कहा कि अमित भाई शाह ने कल आके जिस ढंग से आश्वासन किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसका समाधान निकलेगा। लेकिन मैं मनोज जी आपको फिर तीनों बिलों को, बिल एमएसपी को, जो सरकारों की किसानों की मांग है कि एमएसपी हमारा सुनिश्चित होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से बदलाव की जो बात है, जो मैंने शुरू में कही, मैं फिर वहीं से एक बात शुरू करता हूँ कि दुनिया में जो कृषि का व्यापार है, जब उनकी वार्ताएं चली, डब्ल्यूटीओ का शुरुआत हुई, डंकल प्रस्ताव आया, उसमें पूरी दुनिया में ये तय हुआ कि कृषि पहले कहीं व्यापार में नहीं था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कृषि को नहीं शामिल किया था। लेकिन उरुग्वे राउंड की दौर की वार्ताएं चली गेट की, उसमें ये तय हुआ कि कृषि को भी व्यापार के क्षेत्र में ले आना चाहिए और पूरी दुनिया में इसके भी नियम और व्यापार के नियम तय होने चाहिए कि दुनिया में कृषि का व्यापार कैसे होगा।
हमारी सरकार 3 में अरुण जेटली जी ने ये कहा कि भारत के लिए कृषि व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति है। हम अपने 60 करोड़ लोगों का भविष्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कानूनों के तहत दांव पे नहीं लगा सकते, उनकी जीविका को दांव पे नहीं लगा सकते। और वो वार्ताएं तभी से कैनकून से टूटी और आज तक वो वापस नहीं बढ़ी, और तरीके से व्यापार होता रहा, लेकिन वो आगे मामला नहीं चला। तो इस देश के किसानों की सुरक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके उस वक्त के जो हमारे मंत्री थे अरुण जेटली जी माननीय, उन्होंने उस वक्त की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार का जो भरोसा है उस पे किसानों को विश्वास रखना चाहिए। कोई ऐसी सरकार नहीं है कि वो उसके भरोसे को तोड़ेगी। दूसरी बात, जो ये मैं अंतरराष्ट्रीय दबाव है, हमारा जो एमएसपी है, ये देखिए बाजार में बहुत पुराने से नेक्सस बने हुए। अब वो नेक्सस पहले नेशनल थे। जो सर छोटू राम की बात मोहन सिंह जी ने की, वो सबसे बड़ी बात थी कि सर छोटू राम ने पहली बार जो मंडियों का निर्माण कराया। एमएसपी तो मोहन सिंह जी आप मुझे दुरुस्त करेंगे कि 1870 के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के किसानों से कपास की खरीदी करके ब्रिटेन को भी जाता कपड़ा बनाने के लिए। उस वक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस कपास का पहली बार तय हुआ। तो ये एक उस समय से था। अगर आप या सरकार कोई भी चीज किसानों से खरीदती है और प्रोक्योरमेंट करती है, चाहे वो गरीबों के बांटने के लिए, तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो तय करना ही पड़ता है। तो वो उस 1870 के आसपास या 75-74 के आसपास लगभग, मुझे ऐसा अंदाज है कि पहली बार कपास का एमएसपी तय हुआ था। उसके बाद फिर ये, क्योंकि पहले बाजार की जो एपीएमसी की बात है वो उस वक्त नहीं थी। फसल एकदम आती थी, लोग अलग अलग जाके जो है अपना जैसा जिसका दाव लगा व्यापारी किसानों से खरीद लेता, तो उसमें बहुत भारी लूट थी। तो सर छोटू राम ने मंडियों का निर्माण कराया, और मंडियों के निर्माण में यह है कि किसान अपनी जगह आएगा, अपना माल की ढेरी लगाएगा, तमाम व्यापारी आएंगे, आपस में बोली लगेंगे और तब माल बेचा जाएगा। नहीं मनोज, सिरोही जी, नरेश भाई, मैं एक हस्तक्षेप करना चाहूंगा। उस समय जो एपीएमसी बनी थी उसमें 2/3 किसानों के प्रतिनिधि होते थे, इसलिए कि व्यापारी उन किसानों के साथ कोई अनैतिक दबाव डालकर उनके खरीद को किसी भी तरह से अनाप शनाप मूल्य पर न खरीदे। ये व्यवस्था सर छोटू राम ने की थी। एक उदाहरण सर छोटू राम का और था ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही, जब 1940 के दशक में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। ब्रिटिश हुकूमत उस समय दबाव डालकर ये चाह रही थी कि पंजाब से 5 रुपए मन के हिसाब से गेहूं की खरीदारी की जाए। सर छोटू राम उस समय ब्रिटिश हुकूमत के सामने किसी मंत्री और किसी भी अधिकारी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सर छोटू राम ने उसमें खड़ा होकर कहा कि 9 रुपए कम से 1 छटा गेहूं पंजाब से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये सर छोटू राम थे, और सर छोटू राम के बात को मानना पड़ा। तब से लाभकारी मूल्य सर छोटू राम के कहने पर 9 रुपए की खरीदारी मन की प्रति की खरीदारी पंजाब के किसानों के जरिए हुई, और बंगाल के अकाल का सामना करना पड़ा। ऐसे ही सामना आप हरित क्रांति के तहत जब 1966 और 77 में लगातार 2 साल अकाल पड़ा, तो हम लोगों को अन्न का अनाज आयात करना पड़ा। 19 मिलियन टन अनाज आयात करना पड़ा था। उस समय जब भारत सरकार जब हरित क्रांति अगर नहीं करती, तो फिर हमारे सामने आत्मनिर्भरता अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होते। ये अलग बात है कि हरित क्रांति की तमाम सारी विकृतियां भी है और उसके खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन यह भी मैं कह रहा हूं कि उसका लाभ सीमित क्षेत्रों में ही पड़ा। नॉर्थ ईस्ट, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के बहुत सारे हिस्सों में उसका लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो वैसे ही जैसे कि आज के दिन में खेती के लिए हम खेती को कैसे एक लाभदायक हम जीवन के आधार रूप में विकसित करें और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का एक जरिया बनावे कृषि को, इसके लिए ये कानून में प्रोविजन किया गया है। संभवतः ये सरकार की मंशा है। दूसरी बात यह है कि जो बात आप मनोज जी कह रहे थे
कि इसमें नुकसान तो कुछ नहीं दिख रहा है। नुकसान इसमें मनोज जी है, इसकी बारीकियों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इस कानून के तहत ही आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी खत्म कर दिया गया है। अब बताइए कि अभी पिछले ही सत्र की इसी पार्लियामेंट में मांग उठी थी कि जब हम माल के आवाजाही पर रोक हट गया है, तो इसी पिछले वर्षाकालीन सत्र में कर्नाटक के एमपीज ने यह मांग की कि हर हमको अभी रोज किस्म की जो प्याज की पैदावार हो रही है उसकी निर्यात करने की 10,000 टन की अनुमति दी जाए। मैं ये कह रहा हूं, नरेश जी तो उसके संगठन से जुड़े हुए उसके नेता भी हैं, कि आप अगर चाहते हैं कि आवाजाही पर रोक हटी है तो आप क्यों नहीं उस सस्ते दाम पर जो प्याज कर्नाटक में बिक रहा है, आपकी वहां सरकार भी है, उसको खरीद के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम इलाकों में बंटवाते या बिक्री करवाते। ये हो सकता था, सरकारें भी कर सकती थी, पार्टी भी कर सकती थी, और ये करना चाहिए था। ये इस तरह से आवाजाही पर जो एक आशंका बनी हुई है, उससे किसानों का, बिहार का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का और दूसरे प्रदेश के किसानों को एक आश्वासन नहीं मिलता कि नहीं ये है, हो रहा है, इससे फायदा ही है। तो फायदा, जो फायदा है, आश्वासन को दिखाना भी पड़ेगा, और जो बात दिखेगी वही बात लोगों के मन में आएगी और उसी को लोग मानेंगे। मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल, जो आपने सर छोटूराम जी का बताया कि फौज के लिए वो ब्रिटिश सरकार गेहूं जबरदस्ती खरीदना चाहती थी, तो उन्होंने कहा था कि किसान, पंजाब का किसान गेहूं को जला देगा, एक दाना नहीं देगा, लेकिन 9 रुपए मन से नहीं खरीद। तो वो बहुत दमदार नेतृत्व था उस वक्त का। आज ऐसा नेतृत्व का बहुत अभाव है। ऐसा कोई नेतृत्व इस देश में है नहीं कि जो इस तरह से कह के और सरकार को अपनी बात मनवा सके। अब मैं आता हूँ फिर वही बात, मनोज जी, जो आप कह रहे हैं ना बिलों के बारे में, हमको बारीकी से इन पे विचार करना पड़ेगा, तो इनमें थोड़े सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि जो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है विदेशों में है, वहां भी एपी जो ये मंडियों से बाहर खरीदने की छूट है, कोई दिक्कत नहीं, माल की आवाजाही कहीं भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, दूसरी एसेंशियल कमोडिटी की जो जहां तक बात है, वहां भी कोई व्यापारी कितना माल अपने गोदाम में रख सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां का किसान जो है, भारत के जो किसान को अभी लाभकारी मूल्य मिलता है थोड़ा बहुत, उससे भी कम परसेंटेज मार्केट के रेट से उसको रेट मिल रहा है। वहां का किसान भी खत्म होता जा रहा है, वहां की भी बहुत भारी सब्सिडी सरकारों को देके किसान को रोकना पड़ रहा है। तो केवल ये तीनों किसान के लिए वरदान साबित हो जाएंगे ऐसा नहीं है, इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। और वो क्या है कि जैसे हमारा अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया, जो मैं बात कर रहा था कि पूरा अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसको समझने की जरूरत है। वहां का जो हाईली सब्सिडाइज माल है, अगर हमारा एमएसपी जो तैयार हो गया है, जो सरकार ने घोषित किया है, उस पर खरीद की गारंटी किसान चाहता है। तो खरीद, असल क्या है कि जो मार्केट नेक्सस है उनको तोड़ने की आवश्यकता, हमारी मांग या किसान की जो आवाज है वो ये आना चाहिए कि पूरे देश में जो मार्केट पे कब्जा करने वाले लोग हैं, जो मार्केट को गिराते उठाते हैं, कब गिराना, जब फसल आती है। अब आप बताइए बिहार में मक्का इस रेट कैसे बिकी? मक्का की फसल तो नीचे चला गया, और जब मक्का की फसल निकल जाएगी तो वो रेट ऊपर हो जाएगा। तो किसान ये एमएसपी का, क्योंकि ये बड़ा संकट है कि आज किसान, आज नहीं, लंबे समय से, आजादी के पहले से घाटे की खेती कर रहा है। आप ये बताइए, वर्ष 1970 में मुझे अच्छी तरह याद है, गेहूं का प्रति कुंटल जो रेट था वो 76 रुपए था, और सोने का रेट 225 था। मोहन सिंह जी इस बात को करेक्ट करेंगे और आप सब लोग करेक्ट करेंगे। आज 3 कुंटल हम गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले आते थे, यानी 12 ग्राम सोना। आज 12 ग्राम सोने का रेट क्या है? जो उस समय अध्यापक थे उनकी सैलरी क्या रेट थी, और गेहूं का रेट क्या था? तो हमारा जो ये फर्क आया है इस समय, तो ये बहुत सारे विषय हैं जिन पे अपने को गौर करना पड़ेगा। और अब हमारी जो कृषि का व्यापार है वो पूरी दुनिया के लिए खुल चुका है, और पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं उसमें बहुत भारी सब्सिडी है। तो हमको ये सुनिश्चित जरूर करना पड़ेगा कि किसानों की जो लागत है उस पे कुछ लाभ मिलके, चाहे वो उनको 1.5 गुना दें हम या 1.25 गुना दें,
लेकिन उसको घाटे में ना जाने दें। एक निश्चित मूल्य उसको मिलना चाहिए। मूल्य की घोषणा होने के बाद उसकी गारंटी खरीद की भी होनी चाहिए। और सरकार का काम नहीं है कि वो खरीदे। मैं तो कहता हूं सरकार खरीद से बाहर रहे, केवल उतना खरीदे जितना उसको गरीबों को बांटना है। उसकी जिम्मेवारी है गरीबों को खिलाने की, वंचितों को खिलाने की। वो अपनी जिम्मेवारी वहां तक रखे, लेकिन बाजार के जो मार्केट नेक्सस है उन पे कंट्रोल करके उनको इस तरह से बाध्यता रखे कि में फसल आने पे एक जो हमारा एमएसपी है उससे नीचे रेट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई किसानों की ना नहीं, किसान की जीविका कैसे ये भी तो तय करे। हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए किसान ये सुनिश्चित, जहां तक ये तीनों की बात है बस थोड़े सुधार की गुंजाइश। जो एसेंशियल कमोडिटी है ये ठीक है कि उन्होंने उसकी सीमा बढ़ा दी है कि कोई कितना भी खरीद सकता है। ये है कि एक पोर्टल बना देना। पोर्टल जैसे छोटा सा दुकानदार भी आज शहरों में आपने देखा होगा कि जब उसके यहाँ माल आता है तो वो एंट्री करके चढ़ाता है, और जैसे कस्टमर खरीदता जाता है तो पूरे देश के कामों में कितना खाद्यान्न रखा है उसकी पोर्टल पे जानकारी होनी चाहिए कि किसी गोदाम में एक ट्रक तो उसकी एंट्री हो जाए, और आधा ट्रक निकल गया तो उसका पता लग जाए कि आधा ट्रक निकला, आधा ट्रक इसके गोदाम में है, ताकि व्यापारी एसेंशियल कमोडिटी को मिली उसमें पारदर्शिता। कोई भी आम आदमी देख सकता है कि देश में मेरे पास अभी कितनी है, गेहूं कितना है, बाजरा कितना है, दलहन कितना है, तिलहन कितना है। वरना उसमें गुंजाइश होती है कि वो कहीं ना कहीं हेर फेर करके और फिर गरीबों का शोषण कर सके। आप प्याज के मामले में देख लो या और सब्जियों के भी मामले में देख लो कि कैसे हर साल एक खेल होता है, इसमें लाखों करोड़ रुपया ये व्यापारी और एक तंत्र बना हुआ है जो उसको नाजायज आम उपभोक्ता को उसका उठाना पड़ता है। एक्ट में केवल एक पोर्टल बनाने की बात है कि अगर उसको पोर्टल बना के ऑनलाइन सबको रखा सबके लिए उपलब्ध हो कि कोई भी आदमी जाके उसको चेक कर ले। दूसरी बात जो मंडी की बात है, जो आप विकल्प की बात कर रहे हैं ना मनोज जी, इस बात को समझिए आप। सरकार ने एक बहुत अच्छा विकल्प दिया है कि कोई भी कहीं जाके खरीद ले। और मंडियों में जो विसंगतियां पैदा हुई, मंडियां अच्छे के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर भी बहुत नेक्सस पनप गया। उसमें व्यापारी, अफसर, राजनीतिक लोग, लोकल, चूंकि वहां बॉडी के चुनाव होते हैं उसमें बहुत राजनीति होती है, और बाद में जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें भी बड़ी आपस में लूट खसोट होती है, बंदर बांट होती है। तो अटल जी के समय पे इन मंडियों में सुधार करने के लिए भी एक प्रावधान आया था, किसी ने उसको और किसी राज्य ने उसको नहीं किया, माना नहीं, क्योंकि वो पूरा गठजोड़ है, वो हमको नहीं होने देगा। तो ये ठीक है, अच्छी है कि वैकल्पिक व्यवस्था हो गई, लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था तभी तक है जब तक मंडी है। अगर मंडी खत्म हो जाएंगी, इसलिए हमें ये चाहिए कि राज्य सरकारों पे भी सरकार, किसान दबाव बनाए कि मंडियों के अंदर भी जो टैक्स है उसको वो खत्म करे, और किसानों को मंडियों में जो व्यापारी बैठे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे। अगर हमने मंडियों में टैक्स रखा और मंडी के बाहर टैक्स फ्री कर दिया तो धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां नहीं बचेंगी, लेकिन फिर वही विकल्पहीनता हो जाएगी। तो विकल्प बनाए रखने के लिए सबको एक सा अवसर हमको देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम बहुत पारदर्शिता के साथ इन सब कानूनों को लागू करें। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, मोहन सिंह जी ने उसको बहुत अच्छे से बता दिया कि एक ट्रिब्यूनल बन जाए, आर्टिकल बन जाए, इसमें केवल ऐसे विवादों का निपटान हो सके, समय से हो सके। एसडीएम के पास समय नहीं, एसडीएम के कोर्ट को तो हम दिन रात भुगतते हैं कि एसडीएम कोर्ट में कहा उसको फुर्सत होती है, इतनी तो हमारी मुकदमा आएगा। तो ये चर्चा आपने जो कराई है बहुत अच्छे से कराई है, और तीनों बिलों में थोड़े थोड़े सुधार के बाद लागू निश्चित रूप से किसानों का इसमें किसानों का नुकसान नहीं होता। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से जो हाईली सब्सिडाइज कृषि उत्पाद हैं वो एमएसपी से नीचे ना इंपोर्ट हो, वरना उसी में किसान मर जाता है।
जो मार्केट के नेक्सस है उस पे भी आपको पकड़ बनाने की जरूरत है, उसको भी उनका गिरबान पकड़ने की जरूरत है कि वो खेल, उनका तमाशा जो अभी तक देश में चल रहा है उसको बंद किया जाए, ताकि किसान की जब फसल आए तो उसको लाभकारी मूल्य उसका मिल सके। सरकार के अलावा भी सरकार के किसान में अब वहां एमएसपी, वहां के किसान को क्या रेट मिल रहा है? भाई बाहर के जो कंपटीशन वाले लोग हैं वो कहाँ चले गए? बिहार में नहीं है क्या? बिहार में जाके खरीद सकते हो, लेकिन नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जो मार्केट का नेक्सस है इसको तोड़ना नितांत आवश्यक है। इसके बिना टूटे कोई नहीं, सरकार लड़ती रहेगी, किसान लड़ते रहेंगे, कोई भी लड़ता रहेगा, लेकिन मार्केट नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये समझता हूँ कि समय भी आपका समाप्त हो गया है। जी सर, इसको अब हम कंक्लूड करेंगे। और जहां तक आज के चर्चा से जो निकल के आया, 3 काफी सार्थक सुझाव मोहन सिंह जी की थी, और आपके जो आपका मेन चिंता था, और वो वाजिब भी है, कि जो मार्केट का नेक्सस है, दरअसल नुकसान उसका ज्यादा है, और उसकी कोशिश है कि वो पुरानी व्यवस्था किसी तरह से बन के रहे, उसको तोड़ना जरूरी है। सरकार के तरफ से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो खेल चलता है, उसमें चाहे अधिकारी शामिल हो, चाहे और लोग शामिल हो, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कहीं किसान को फायदा ना देके उसके शोषण का कारण बनता है। जिस तरह से मार्केट का नेक्सस उसको फायदा ना देके उसके शोषण का कारण बनता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कानून से दिक्कत नहीं है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन को देके एक भ्रम की स्थिति है। बात इम्प्लीमेंटेशन की, कानून में दोष नहीं है, और उसके कारण आशंका है, उसके कारण भ्रम है। और सरकार का ये दायित्व बनता है कि इस आशंका और भ्रम को दूर करके एक भरोसा कायम करे, और भरोसा के आधार पर, और ये तभी होगा जब एक सार्थक संवाद किसान और सरकार के बीच हो। और इसमें जो कृषि विशेषज्ञ हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, इनकी भूमिका हमको लगता है कि कहीं ज्यादा बड़ी है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये आंदोलन चला के इस तरह का चीज हो नहीं सकता, ये इस तरह की बात और भरोसे का जो वातावरण है वो संवाद के और सतत संवाद के। ऐसा नहीं है कि एक झटके में एक बातचीत हो और सारे शंका, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी और जो जो परेशानी आते जाए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। जिस तरह से उद्योग जगत के लिए फिक्की जैसा संस्था है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा संस्था है, जो कि हर साल उसका कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारे वित्त मंत्री जाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाते हैं, वित्त मंत्री जाते हैं। तो किसान से भी एक दिन के चर्चा और एक दिन के सुधार से तो बात नहीं बनेगी। और इस बिल का लाभ हम तब ले पाएंगे जब इसके इर्द गिर्द जो सरकार की योजना है, एफपीओ बन जाए सब जगह, हमारे पास जो पैक्स का वो काम करने लगे, बिस्कोमान है, सहकारी संस्था है। जब एक तो ये जकड़ाव जो आया है देश के अंदर कि सारी संस्था बनाए जाती है किसान के बेहतरी के लिए, लेकिन आगे चल के वही उसके शोषण का उपक्रम हो जाता है, इन चीज से निकलना पड़ेगा। और आज के इस सार्थक चर्चा के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और एक लास्ट कमेंट हम दोनों अतिथि से चाहेंगे कि आप सरकार के तरफ से किसान को क्या कहना चाहेंगे और किसान के तरफ से सरकार को क्या कहना चाहेंगे। स्पष्ट है, एक किसान के रूप में आप सरकार से क्या चाहते हैं, और एक विशेषज्ञ के रूप में सरकार की बात को किसान को क्या कहना चाहेंगे। पहले हम शुरू करेंगे श्री नरेश जी सिरोही से, और फिर यही सवाल मोहन सिंह जी से। वातावरण में हम बैठे एक टेबल पे और उसमें संवाद करें, एक दूसरे की परेशानियों को समझें
कहीं अधिकार की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार के लिए किसान उसके अपने हैं। उन्होंने उनको वोट दिया है और उनके वोटों से हम सरकार में हैं, तो इसलिए सरकार को ससम्मान बिठाएं अपने साथ, उनकी बातों को सुने। तो ये, और दूसरी बात मैं किसानों से कहूंगा कि अपनी सरकार माने, आपने वोट दिया है तो अपनी सरकार की आपका भरोसा कायम रखना, आप उस बनाए रखिए, सरकार के प्रति रखिए, सरकार के प्रति आप आश्वस्त रखिए कि वो आपके हित में कोई काम ऐसा नहीं करेगी जिसमें आपकी जीविका पे संकट खड़ा हो जाए। आप सरकार से करिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करिए, एक मिल बैठ के बात करिए, दोस्ती के वातावरण में बात करिए। सरकार आपको कोई ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी दुश्मन है। तो मैं यही दोनों पक्ष, और दूसरी बात यह है जो आंदोलन में असामाजिक तत्व है उसमें सरकार की भी ड्यूटी है कि वो अपने इंटेलिजेंस को और सक्रिय करे, और किसानों की भी ड्यूटी है कि उनके आसपास वो भी रिकॉर्डिंग करते रहे। कोई असामाजिक तत्व, इस तरह के जो भड़काऊ लोग हैं, वो वातावरण खराब ना करें, जिससे देश का जो एक अच्छा वातावरण है वो खराब हो। तो हम दोनों, किसान और सरकार, दोनों की ड्यूटी का हिस्सा है कि हम इन सब चीजों पे बारीकी से नजर रखें, और जो इसके सरकार के सामने संकट हुआ है वो जल्दी से जल्दी दूर हो। और किसान भाई जो सड़कों पे आके बैठे हैं, क्योंकि मैं तो 10 साल आंदोलन में रहा, सड़कों पे भी रहा, 36 मुकदमे मनोज जी मेरे ऊपर रहे, जेलों सड़कों पे लाठी खाई, तो वो मुझे कष्ट उनका भी पता है कि सड़क पे कैसे ऐसी सर्दी में रहना पड़ता है। मैं यहाँ लखनऊ आदर्श कारागार में था दिसंबर जनवरी के महीने में, तो मुझे पता वहां जो कंबल मिलता था उसमें से नीचे से ठंड आती। वो देखने में बड़ा मोटा कंबल लगता था, लेकिन वो 2-2, 3-3 कंबल बिछाने के बाद भी नीचे से जो है ठंड आती रहती थी, और पूरी रात जो है वो ठंड करती थी। और बाहर जब दिन निकलता था तो हम पार्क में कंबल बिछा के सोते थे। तो किसान भाई भी आज बहुत में है, सड़क पे पड़े हुए हैं, तो वो भी अपने घर सुरक्षित ढंग से जाए। तो यही मैं कहना चाहूंगा, वातावरण को